देखो बच्चों, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। क्या लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इसका मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। हालांकि पिक्चर से आपको बात समझ में आ रही होगी देख के कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बैलेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं, तो हम सरप्लस पे होते हैं। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो हम डेफिसिट पे हो जाते हैं। तो क्या लिखवाया मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, इट रेफर्स टू अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज रिकॉर्डेड। क्या बोला मैंने? एक ऐसा समरी स्टेटमेंट बनाना है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो होते हैं, चाहे फिर वो एक्सपोर्ट के हो या इंपोर्ट के हो, जब एक ही स्टेटमेंट के ऊपर अपन लिखते हैं तो उसे अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है यहाँ पर बात, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ एसेट, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट होता है ना, इसको समझने की जरूरत है। छोटा सा ही चैप्टर है, आज फटाफट से कर लेंगे इसे अपन। देखो, जो वैसे अपने क्या होता है, जब अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो ये बात पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। लेकिन इसमें उल्टा होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ये क्रेडिट आइटम्स लिखते हैं अपन यहाँ पर, और जो राइट हैंड साइड होती है ना, यहाँ डेबिट आइटम लिखते हैं। ठीक है। क्रेडिट आइटम को वैसे अपन आउटफ्लो बोलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। क्रेडिट आइटम्स को क्या बोलोगे आप? क्रेडिट आइटम्स को यहां पर आप बोलोगे इनफ्लो। ठीक है। क्या बोलेंगे यहां पर? इनफ्लो। और डेबिट आइटम्स को क्या बोलेंगे अपन यहां पर? आउटफ्लो। ठीक है। चलिए, अब आती है देखो यहां पर बात। अगर मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की, इसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे वो करंट अकाउंट में आएंगे, जो कैपिटल होंगे वो कैपिटल में आएंगे। अब आप देखो इसके अंदर कैसे कैसे आते हैं। देखो जूम करके बता देता हूं आप लोगों को। करंट अकाउंट में आएगा जैसे कि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, तो गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। सर्विसेज को एक्सपोर्ट करोगे, पैसा आएगा, यहां आ जाएगा। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर बाहर जाता है यूएसए में, और वहां पर अपनी सर्विसेज देकर कमा कर आता है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? इनफ्लो हुआ है, तो फिर वो यहां पर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, अब जैसे मान लो मेरा यहाँ पर बंगला है लंदन के अंदर, लंदन के अंदर कोई बंगला है और वहाँ पर से मैं इनकम कमा लेता हूँ, रेंट पर दे रखा है मैंने। ठीक है। तो उससे मेरे को जो इनकम आएगी तो वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव मानी जाएगी। मेरा कनाडा के अंदर कोई दोस्त है, उसको मैंने अगर क्या कहते हैं कोई भी ट्रांसफर कर दिया किसी तरीके का, कोई गिफ्ट दे दिया उसके कोई बर्थडे पर, ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर कराते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिलता नहीं, बस आप एक तरफा करते हो। कनाडा वाले दोस्त ने मुझे दे दिया, यहां पर क्या है, कनाडा वाले दोस्त ने मुझे दिया, और पेमेंट में मैं क्या लिखूंगा? पेमेंट में मैं लिखूंगा मैंने उसको दिया है। मैं उसको दूंगा तो पेड होगा ना, वो मुझे देगा तो गिफ्ट मेरे पास रिसीव होगा, तो जब रिसीव होगा तो यहाँ आएगा, पेड होगा तो वो उधर आएगा, है ना। सारे उल्टे आइटम्स है। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो आप यहां पर लिख रहे हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, और डेबिट ट्रांजेक्शन में क्या लिखोगे? आउटफ्लो। ये देखो डेबिट आइटम्स में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो डेबिट आइटम हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो जहां जहां आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वो सब चीजें वहां पर जाएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, वो आ जाएगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड, वो आ जाएगा। ओवरऑल अपन ने क्या चीज देखी? ये सारे आइटम्स देखे जो करंट अकाउंट के होते हैं। ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट इनकम पेड का मतलब क्या है? मान लो
यूएसए में रहता है टोनी, टोनी रहता है यूएसए में। अब यूएसए में जो टोनी है वो अगर आया है यहाँ पर इंडिया में, और उसका इंडिया में उसका कोई घर है, ठीक है, इंडिया में उसका कोई घर है, और घर को अगर मान लो वो क्या काम करता है, किराए पर दे देता है, और वो जो इनकम होती है वो उसके पास यूएसए में ही जाएगी, टोनी के पास ही। तो ऐसे केस के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम हमें पे करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ चली जाएगी वो। फिर आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट और लाइबिलिटीज की चीजें होती है ना वो आएंगी यहाँ पर, जो आपकी एसेट लाइबिलिटीज में चेंजेस ले आते हैं। अब देखो एसेट आपकी कम हो गई, ठीक है, आपने एसेट को बेचा, कम हो गई 600। बोरोइंग्स टेकन, या लाइबिलिटी बढ़ जाए, एसेट कम हो जाए लाइबिलिटी बढ़ जाए तो इनफ्लो हो जाएगा, है ना। एसेट बढ़ जाए, है ना, ये देखो एसेट अपन ने परचेज ऑफ एसेट्स किया, पैसा गया तो यहां पे चला जाएगा आउटफ्लो में। आपने उधार किया, लेंडिंग्स को रीपेमेंट किया है यहाँ पर अपन ने 550, तो यह आ जाएगा आउटफ्लो, पैसा पेमेंट हो रहा है आपका, है ना। तो ओवरऑल अपन ने क्या चीज देखी, कैपिटल अकाउंट में एसेट और लाइबिलिटी से लिंकअप चीजें आती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब कैपिटल और करंट अकाउंट के दोनों के ट्रांजेक्शन्स को जोड़कर देखूं तो मेरे करंट अकाउंट के देखो क्या थे 1000 टोटल, और कैपिटल के कितने आए 1100, है ना। ओवरऑल कितना हो गया 2100, और यहां पर देखो 1200 है कैप करंट अकाउंट का, कैपिटल का कितना है 1300, तो 1200 और 1300 2500। अब आप देखो 2500 और 2100 का डिफरेंस 400 आ रहा है, इसका मतलब 400 की बोरोइंग करनी पड़ेगी ना अपन को, तभी तो बराबर बैठेगा दोनों। यानी हमारी यहाँ पर देख लो आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो हमारा डेफिसिट में जा रहा है, पैसा गया ज्यादा है आया कम है, डेफिसिट में जा रहा है। तो अब आप देखो बोरोइंग से पहले, जहां मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींची है ना, बोरोइंग से पहले, बोरोइंग्स यानी ग्रीन कलर की लाइन के बाद जो बोरोइंग होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। और जो इसके ऊपर होते हैं ना कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। अब देखो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन बीओपी, कौन कौन सा आइटम इंक्लूडेड है बीओपी में, देखो विजिबल आइटम, विजिबल आइटम कौन से हो गए ये वाले, दिस इज द विजिबल। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है ना, गुड्स को आप देख सकते हो छू सकते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी देख सकते हो छू सकते हो। तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं ना वो विजिबल है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज को आप देख छू नहीं सकते, तो इनविजिबल है। तो बीओपी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम भी होते हैं, इनविजिबल आइटम भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी होती है, जो अभी आप ऊपर पढ़कर आए हो, मैंने आपको बताया था ना, लंदन में कोई बंगला है उसको किराए पर दिया, तो वो कहलाती है आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी अपन ने देखा, कनाडा वाले दोस्त को गिफ्ट दिया या लिया, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो अपन ने करंट अकाउंट में पढ़े, ये सारी कंपोनेंट कहलाते हैं, यानी इंक्लूडेड होता है बीओपी के अंदर ये सारी चीजें, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो अब आती है बात यहां पर कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, क्या मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आपको बात बताऊंगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलो या इसको बैलेंस ऑफ विजिबल्स बोलो, बात बराबर है, एक ही बात होती है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। जो वैल्यू ऑफ गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है और जो गुड्स को इंपोर्ट किया है, यानी विजिबल आइटम्स को के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल मत ले लेना इसमें, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूं तो उसमें केवल विजिबल्स आते हैं, ठीक है। तो विजिबल्स के अंदर एक्सपोर्ट में से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। अगर ये प्लस में आया तो सरप्लस बीओटी बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस कैसे, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या चल रहा है, ये सरप्लस। समझ में आ रहा है ना, ये वो ऊपर वाला सरप्लस हो गया। और ये वाला जो है, ये वाला इक्विलिब्रियम वाला, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन ने क्या चीज देखी है, ये इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि बैलेंस्ड है, तो ये अपना तो बैलेंस्ड है, तो अपन ने इसके अंदर क्या काम कर दिया, बराबर है दोनों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है इसमें,
ठीक है। और ये जो नीचे है ये डेफिसिट वाला, ये डेफिसिट वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये डेफिसिट बीओटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां पर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये जो अपन ने अब तक बातें पढ़ी है बीओटी और बीओपी की, उसी के बारे में बात है कि बेसिक डिफरेंस तो यही है कि इसके अंदर बीओटी में केवल विजिबल आइटम्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, विजिबल आइटम आते हैं। क्लियर। चलो अब देखो, अब इसका डिफरेंस पढ़ लो। क्या बताया, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी वही है, लेकिन इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गए, चाहे विजिबल, इनविजिबल, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, सब हो गए, लेकिन इसमें केवल गुड्स आएगा, गुड्स। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, केवल गुड्स, क्योंकि वही विजिबल थे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीओपी में क्या इंक्लूड होता है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, सब कुछ होता है बीओपी में। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और इसमें केवल क्या होता है बीओटी में, केवल विजिबल होते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शंस इंक्लूड होते हैं इसमें बीओपी में, लेकिन इसमें नहीं होते। ये एक वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है, और वो नैरो कंसेप्ट है, उसमें सब कुछ नहीं आता। अब देखो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट बाय बीओटी। इस एग्जांपल से समझो, देखो इसको, इस बात को मैंने बोला, देखो आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था आपके पास 100, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है 250, ऐसी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना है 300, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना है 100, तो इन सबको जोड़ दूं तो 400 और इंपोर्ट है 350। तो अगर आप बीओपी की बात करूं तो आप बोलोगे सर देखो बीओपी में तो दोनों चीजें आ जाती हैं, गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है, तो 400 और 300 50, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बीओपी 50 का फेवरेबल आएगा। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि केवल गुड्स की बात करूं, तो गुड्स के अंदर देखो क्या था, 100 और 250, तो केवल गुड्स को लेते हुए चलता हूं तो मेरा बीओटी क्या आ रहा है, माइनस का 150 आ रहा है। यानी बीओटी माइनस में अगर है तो वो सेट ऑफ हो जाता है किसके साथ, बीओपी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, अगर वो माइनस में है तो सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसके बाद क्या चीज है, अब आती है देखो यहां पर नेक्स्ट, उसके ऊपर आओ। देखो अब डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो देखो कैपिटल और करंट अकाउंट में फर्क क्या था। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो मैं इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ले रहा था, इन्वेस्टमेंट इनकम ले रहा था, यूनिलेटरल ट्रांसफर ले रहा था। तो यहां पर आपकी एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो वहां पर मैंने क्या लिया, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। तो वहां पर मैंने क्या चीज देखी कि मेरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहा है, अगर मैं आगे की बात करूं तो वहां पर, ठीक है। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। दूसरा, इट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो मैंने बताया, और इसमें केवल सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, बोरोइंग, लैंडिंग, यही सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का यूजुअली फेवरेट है, जो आपको ध्यान रखना है।
और वो क्या है कि ये एक अपने आप में फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। और ये यानी करंट अकाउंट फ्लो कंसेप्ट है और कैपिटल अकाउंट आपका स्टॉक कंसेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कंपोनेंट की बात करूं तो इसके कंपोनेंट बीओटी और बीओआई है, और इसके कंपोनेंट है प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो। मैंने अभी आगे समझाए होंगे, बताता हूं अभी। तो देखो करंट अकाउंट के कंपोनेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गया, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सब चीजें जो भी ऊपर ऊपर पढ़ के आए हैं फॉर्मेट में लिखवाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो प्राइवेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी खरीदते हैं या बेचते हैं बाय इंडिविजुअल बिजनेसमैन के द्वारा, अगर खरीदी या बेची जाती है तो वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती है। अब मैं एसेट लायबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट है इसलिए। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी अगर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा परचेज सेल किए जाए तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब आप जरा इस डायग्राम से समझना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। पहले मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया है ना डायग्राम, पहले आप उसको देखो। मैंने कहा मान के चलो यहां पर ये बीच में हमारा कोई रेजिडेंट बैठा है, ठीक है। अब इस रेजिडेंट ने, इंडियन रेजिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स में कोई बंगला बनवा लिया यूएस में, ठीक है। अब यूएस में बंगला बनवाने के बाद अब यूएस के अंदर बंगला जो बनवाया उसने, उसके ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यूएस में बनाए गए बंगले के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, उसमें नाचे कूदे गाए सर फोड़े कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका पूरा कंट्रोल है ना उसके ऊपर। लेकिन यही अगर मान के चलो यहां का रेजिडेंट सोचता फेसबुक की कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, उसके शेयर खरीद लेता हूं। अब सब जाकर फेसबुक कंपनी में मार्क जुकरबर्ग को उठा के गिरबान पकड़ के बाहर थोड़ा निकाल देगा, भैया मेरा कंट्रोल है तुम्हारी कंपनी में, मैंने शेयर्स खरीदे हैं, 2 चांटे लगा अब चल बाहर चल, ऐसा थोड़ा बोल सकता है उसको। एक सोचने वाली बात है। तो यहां पर उसका फुल कंट्रोल नहीं है। पता लगे फेसबुक कंपनी में पहुंचने के बाद हाथापाई करने लग गया, भैया मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीदे, ये तो चीज मेरी है, अब चलो तुम निकलो यहां से, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ वहां पर क्या कहते हैं, अगर घर खरीद लिया तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। वो एक अलग बात है कि इलीगल काम नहीं कर सकता उसके अंदर, लेकिन कंट्रोल तो पूरा है ना, नाचे गाए कूदे कुछ भी करे वहां। तो जब हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर फुल कंट्रोल मिलता है हमें, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जहां पर फुल कंट्रोल नहीं मिलता, हम अगले के शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको कहते हैं हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेम चीज, अच्छा देखो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा पेमेंट करके आओगे, है ना। और अगर कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट यहां पर करेगा तो आपके यहां पर आके पैसा पेमेंट करेगा। मान लो टोनी है यूएसए का, अगर वो यहां पर आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है कि हरिद्वार में जाके या मान लो मुंबई में जाके मन्नत के बगल में एक बंगला ले लेता है बेरिन ड्राइव के सामने, है, बोले साहब उसमें नाचे कूदे गाए, उसमें शाहरुख खान को क्या प्रॉब्लम होगी, तो मेरे घर है कुछ भी करूंगा, बालकनी में बैठूंगा, समुद्र की लहरें देखूंगा, सर फोड़ूंगा वहां पे, कुछ भी करूं, तुझे क्या। तो कंट्रोल है इसका टोनी का पूरा। लेकिन अगर टोनी बोले मैं तो पतंजलि के शेयर खरीद रहा हूं, और बाबा रामदेव को बोले अब तुम निकलो, अब से पतंजलि मेरी कंपनी, ठीक है, अब आंख टेढ़ी करके फूके मैं मारूंगा, है, तो पॉसिबल नहीं है ना वो। तो बाबा रामदेव बोलेगा यार क्या मजाक लगा रखी है क्या तुमने यार, शेयर खरीद लिया तो तुम्हारी कंपनी होगी क्या पतंजलि, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो जहां आप शेयर खरीदते हो पूरा कंट्रोल आपको नहीं मिलता, वो कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जहां पर आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है वो कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपके कंपोनेंट हो जाएंगे किसके, कैपिटल अकाउंट के। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसके बारे में लिखवा दिया, नो कंट्रोल मैंने आपको इसमें की पॉइंट्स भी हाईलाइट करवा दिए, ठीक है यहां तक बात। अब देखो, अब बात यहां पर आती है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम इन बीओपी। ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑल द ट्रांजैक्शन इन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं,
अबव द लाइन आइटम वाले, अबव द लाइन आइटम वाले कौन से, याद दिलाऊं, अबव द लाइन आइटम वाले कौन से थे? चलते हैं, देखो ये गवर्नमेंट बोरिंग, ये जो बोरिंग्स थी ना, इसको छोड़कर, ये क्योंकि बिलो द लाइन थी, इससे ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट सारे अबव द लाइन थे, तो ये सारे ऑटोनोमस है। और अगर मैं बात करता हूं एकोमोडेटिंग आइटम के बारे में, तो देखो एकोमोडेटिंग में मैंने क्या लिखवाया है, दीज रेफर्स टू ट्रांजेक्शंस टू कवर डेफिसिट इन बीओपी, यानी वही बिलो द लाइन वाला जिसमें बोरिंग ले ली थी ना डेफिसिट को कवर करने के लिए, वो एकोमोडेटिंग कहलाते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम को अपन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। अब दो तीन तरीके की बातें, डेफिसिट बीओपी की बात करूं तो पेमेंट अगर ज्यादा है, पेमेंट्स अगर ज्यादा है और रिसिप्ट अगर कम है तो डेफिसिट होगा। ऑटोनोमस पेमेंट, ऑटोनोमस रिसिप्ट, ऑटोनोमस में कैपिटल करंट सारे आ गए डेफिसिट को छोड़कर। सरप्लस बीओपी की बात करूं तो रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो ऑटोनोमस रिसिप्ट पहले लिखूंगा, ऑटोनोमस पेमेंट बाद में लिखूंगा। याद रखना है इसमें कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों आ गए हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की बात करूं तो दोनों बराबर हैं, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस पेमेंट, दोनों बराबर है। बस अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो इसके कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इकोनॉमिक फैक्टर, देयर इज जनरली एन इम्बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेयर मेनली लार्ज इंपोर्ट कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम, है ना, देयर इज जनरली इम्बैलेंस। जब कहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम होने का क्या कारण होता है, इकोनॉमिक फैक्टर यही है कि इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट कम हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा, डेफिसिट में चले जाओगे। कई बार पॉलिटिकल कारण भी बन जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, कंट्री की टू कंट्री लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना, डिस्टर्बेंस हो रही है, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से भी हो जाता है। कुछ फैशन में बदलाव आ गया, टेस्ट में बदलाव आ गया लोगों के, वो सोशल फैक्टर कहलाता है। तो तीन तरीके के फैक्टर हैं जिस वजह से बीओपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कम हो सकते हैं। अब इसको करेक्ट करने के क्या मेजर्स हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाओ, तभी तो पता है आपको इंपोर्टेड गाड़ी सस्ती होती है लेकिन यहां पर टैक्सेस लग लग के महंगी हो जाती है। अगर वो महंगी नहीं करेंगे ना, तो सब एक्सपोर्ट इंपोर्टेड गाड़ी खरीदेंगे, तो यहाँ की गाड़ियां कौन खरीदेगा, यहाँ की कारें कोई नहीं खरीदेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए ये कारण बन जाते हैं इसके, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इन सब के बारे में अपन फॉरेन एक्सचेंज में जाके पढ़ेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है 10,000, एक्स ऑफ जी का मतलब है गुड्स, एम ऑफ जी का मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 2:1 के रेशो में। तो अब आप जानते हो एम ऑफ जी अगर एक्स है तो एक्स ऑफ जी कितना हो जाएगा, 2x। एम मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर एक्स है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि अपन को रेशो ये दे रखा है ना, ठीक है। लेट द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एम ऑफ जी इज एक्स, एक्स ऑफ जी इज 2x, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ जी माइनस एम ऑफ जी, 10,000 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, है ना। तो अब आप देखो x की कीमत आ गई अपनी 10,000, यानी अगर इंपोर्ट 10,000 है तो एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा अपना, 2 इंटू 10,000, 20,000। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये भी है आपका, ये भी इसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, करंट अकाउंट क्या है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, या कैपिटल अकाउंट है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, इन सबको अपने लगा दिया, करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, तो सिर्फ BOT BOI आ जाएगा और आपको स्टेटमेंट बनाकर आना है BOP का, क्या चीज़ क्रेडिट इनफ्लो है, क्या चीज़ डेबिट आउटफ्लो है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छी तरह समझ में आया, चैनल को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने वन शॉट वीडियोस के लिए बने रहे चैनल के ऊपर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।